कहानी स्टार्ट होती है एक फ्लैशबैक से, जहां पर हम जेनेट वैन डाइन को एक क्वांटम रिम में फंसा हुआ पाते हैं। और ये फ्लैशबैक ठीक उसी टाइम का होता है जिस टाइम जेनेट क्वांटम रिम में फंसी हुई थी। और बाद में एंटमैन 2 में हैंक पिम ने जेनेट को क्वांटम रिम से बाहर निकाला था। क्वांटम रिम में जेनेट एक आसमान से नीले शिप को क्रैश होते हुए देखती। उस ऑब्जेक्ट के पास जाने के बाद जेनेट को कई सारे छोटे छोटे क्रिएचर दिखते हैं, और जब वो क्रिएचर जेनेट पर अटैक करने लगते हैं तो उनमें से एक क्रिएचर जेनेट पर भारी पड़ने लगता है। और तभी हम केंग को देखते हैं जो कि उस क्रिएचर को मार देता है। और यहाँ पर पहली बार जेनेट केंग से मिलती है। और अब हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एंटमैन अब काफी ज्यादा फेमस हो चुका था। लोग उसे जानते थे, जिस कंपनी ने उसे निकाला था वहाँ पर वो चीफ गेस्ट बन के आता था, और लोग अब उसे एज ए हीरो की तरह ट्रीट करने लग रहे। और यही नहीं, उसने अपने ही नाम की एक बुक भी लिख दी थी। फिर स्कॉट को जेल से एक कॉल आती है, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि उसकी बेटी कैसी को अरेस्ट कर लिया गया है। और क्योंकि 5 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, और स्कॉट ये टाइम अपनी बेटी को नहीं दे, जिस कारण वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती है और वही करती है जो वो चाहती है। फिर स्कॉट होप के साथ जेल जाता है और अपनी बेटी को लेकर आ जाता है। इसके बाद स्कॉट, होप और केसी हैंक पिम के घर पे जाते हैं। फिर केसी उन सबको बताती है कि उसने एक इन्वेंशन किया है जिसकी मदद से वो क्वांटम रिम में सिग्नल भेजकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है। जिस पर हैंक पिम उन सभी को बताता है कि इसने एक सबएटॉमिक हबल टेलीस्कोप क्रिएट किया है, वो भी एक रूम में। जेनेट ये सब सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उस डिवाइस को तुरंत बंद करने के लिए बोलती है। और क्योंकि अब केंग के पास सिग्नल जा चुके थे तो वो इन सभी को क्वांटम रिम में खींच लेता है। और क्वांटम रिम में जाने के बाद स्कॉट और केसी एक अलग जगह पर उतरते हैं, वहीं दूसरी ओर होप, हैंक और जेनेट एक दूसरी जगह पर उतरते हैं। फिर एक बहुत ही बड़ा जायंट क्रिएचर स्कॉट और केसी पर अटैक कर देता है, और क्वांटम रिम के कुछ लोग वहाँ पर आकर स्कॉट और केसी को बचा लेते हैं, और वो लोग उन्हें अपने कबीले में ले जाते हैं। दूसरी तरफ जेनेट वहाँ के कुछ और लोगों से हैंक पिम को मिलवाती, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जेनेट इन सभी को जानती है और यहाँ पर सभी उसे काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके बाद स्कॉट और केसी को एक रेड कलर का लिक्विड पिलाया जाता है ताकि वो उनकी लैंग्वेज को समझ सके। और इन्हीं में से हम 2 कैरेक्टर क्वोज और वेब को देखते हैं, जहाँ पर क्वोज टेलीपैथी के जरिए किसी की भी अंदर की बात को जान लेता था। उसके बाद जेनेट क्राइलर को बोलती है उनकी हेल्प करने के लिए, जिसके बदले में क्राइलर उनसे कहता है कि केंग को पता है कि तुम यहाँ पर आ चुकी हो और वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा। इसके बाद वहाँ पर एक फाइट होती है और जेनेट, होप और हैंक एक स्पेसशिप को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम स्कॉट और केसी को देखते हैं, जिन्हें वेब बता रही थी कि केंग तुम सभी को ढूंढ रहा है, और वो बोलती है ही विल बर्न द वर्ल्ड टू फाइंड यू। उसके बाद उनके ऊपर काफी सारे अटैक्स हो जाते हैं, और हम यहाँ पर पहली बार मोडोक को देखते हैं, जिसे केंग ने ही भेजा हुआ था एंटमैन को पकड़ कर लाने के लिए। और ये मोडोक और कोई नहीं बल्कि एंटमैन 2 का ही विलन डेरल होता है, जिसे केंग ने एक अल्टीमेट वेपन के रूप में बना दिया था। मोडोक स्कॉट और केसी को पकड़कर केंग के पास ले आता है, जहाँ पर इन दोनों को एक केज में पटक दिया जाता है। और अब हमें स्टार्टिंग के फ्लैशबैक का बाकी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग जेनेट को बता रहा होता है कि उसकी स्पेसशिप खराब हो चुकी और बिना उसकी स्पेसशिप के वो इस क्वांटम रिम से बाहर नहीं जा सकता। और जेनेट को स्पेसशिप ठीक करने को बोलता है, और यहाँ पर वो दोनों मिलकर स्पेसशिप के कोर को चार्ज करने लगते हैं, जिसका नाम दरअसल मल्टीवर्सल इंजन कोर था। और जैसे ही जेनेट इसकी स्पेसशिप को ठीक कर देती है, वो उस कोर को स्पेसशिप में लगाई रही होती है कि उसे एक विजन आता है, जिसमें वो इसी वाले किंग को तबाही मचाते हुए देखती है, कई सारी टाइमलाइन को खत्म करते हुए देखती है। और अब वो डिसाइड करती है कि वो इस इंजन कोर को किंग के हाथों नहीं लगने देगी। और जेनेट उस इंजन कोर को एक काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से कैद कर देती है। और यहीं पर ये फ्लैशबैक खत्म होता है, जहाँ पर जेनेट हैंक पिम को ये सब बता रही होती है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम पे, जहाँ पर किंग आता है और एंटमैन को वो इंजन कोर लाने के लिए बोलता है। जैसे ही एंटमैन मना करता है तो वो उसे टॉर्चर करने लगता है। इस पर भी स्कॉट नहीं मानता तो वो केसी को टॉर्चर करने लगता है, जिस पर स्कॉट उससे ये वाली डील कर लेता है। फिर किंग एक पोर्टल खोलता है, जिसमें वो, मोडोक, केसी और एंटमैन उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो कोर था। और दूसरी तरफ से होप भी उसी कोर की तरफ बढ़ रही है। जैसे ही स्कॉट कोर को लेने के लिए नीचे कूदता है तो उसको उसके हर एक वेरिएंट की पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। जहाँ पर हम मूवी आने से पहले ये सोच रहे थे कि एंटमैन के इतने सारे वेरिएंट्स किंग ने बनाए या फिर दिखाए, वो दरअसल एक
इंजन कोर को लेते हुए एंटमैन की सारी पॉसिबिलिटीज। इसके बाद एंटमैन के सभी वेरिएंट एक दूसरे के ऊपर चढ़कर मेन यूनिवर्स वाले एंटमैन को ऊपर की तरफ भेजते हैं और जैसे ही वो कोर को निकालने की कोशिश करता है तो वो सभी नीचे गिरने लग जाते हैं। और तभी वहाँ पर होप आती है और उसे पकड़कर वो कैसे भी करके उस कोर को निकाल लेते हैं। और अब मोडोक हैंक के पास आता है और उस पर अटैक करने लग जाता है। इधर किंग स्कॉट के पास आता है और वो कोर उसे देने के लिए बोलता है, जिस पर स्कॉट उसे बोलता है कि हमने एक डील की, बट किंग उसे धोखा दे देता है और वो इंजन कोर खींच के ले लेता है। उसके बाद जैसे ही एंटमैन और होप उस पर अटैक करते हैं तो वो एक मच्छर की तरह उनको एक चाटा मारकर साइड में कर देता है। इसके बाद किंग अपनी आर्मी को तैयार करता है और इस क्वांटम रिम से बाहर निकलने के लिए लॉन्च की तैयारी भी करने लगता है। फिर हम मोडोक को केसी पर अटैक करते हुए देखते हैं, जहाँ पर केसी के पास खुद का एक सूट होता है जिसे उसने हैंक पिंग के लैब से लिया था। और अब वो पिंक पार्टिकल का यूज करके काफी जायंट मैन बनकर मोडोक को एक पंच मारती है, जिससे मोडोक काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है। और वो मोडोक को कहती है कि तुम किंग का साथ क्यों दे रहे हो, बल्कि तुम्हें तो हमारा साथ देना चाहिए। इसके बाद स्कॉट एक जायंट मैन बनकर किंग की एरिया में घुस जाता है और स्कॉट को लग रहा था कि किंग ने उसकी डॉटर को भी खत्म कर दिया और इसलिए एंटमैन जाकर किंग के लॉन्च को भी रोक देता है और उसके सारे इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके पूरे रिसर्च लैब को। और उस लॉन्च से उत्पन्न एक प्रोटेक्शन फील्ड को भी एंटमैन तोड़ देता है, जिसके बाद किंग का लॉन्च रुक जाता है और वो गुस्से में नीचे जाकर लोगों को मारने लगता है। और यहाँ पर जिस ब्लू बीम से किंग लोगों को मार रहा था वो दरअसल उन लोगों को सारी टाइमलाइन मिटा रही थी, यानी कि जिसे भी ये बीम लगेगी उसके हर एक वेरिएंट का नामो निशान इस पूरे मल्टीवर्स से मिट जाएगा। और फिर वहाँ पर वही लोग आते हैं जिन्होंने स्कॉट और कैसी को उस जायंट क्रिएचर से बचाया था। और अब ये किंग उनमें से एक कैरेक्टर को उसकी टाइमलाइन से इरेज कर देता है। अब एंटमैन, होप और कैसी वहाँ पर आ जाती है और हमें इनकी किंग के साथ एक बहुत ही बड़ी फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पर किंग अकेला ही इन सब पर भारी पड़ रहा था। वो इन तीनों को बड़ी आसानी से हरा रहा था। और तभी हम हैंक पिंग को देखते हैं, जो कि कई सारी एंट्स के साथ वहाँ आता है। और ये एंट्स दरअसल हैंक पिंग की इतनी सालों की रिसर्च के कारण उसे जानती और उससे कम्युनिकेशन करना और हेल्प करना उनके लिए आम बात थी। और ये अनगिनत चींटियां किंग को पूरी तरीके से घेर लेती है, उसका सूट भी तोड़ देती है। और अब किंग अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन फील्ड क्रिएट कर लेता है। किंग उन चींटियों से बच ही रहा होता है कि मोडोक आकर उस प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ देता है, जिस वजह से चींटियां किंग के पूरे सूट को बर्बाद करके रख देती। और यहाँ पर मोडोक मारा जाता है। उधर जेनेट घर जाने के लिए उसको से एक पोर्टल खोलती है, जिसमें हैंक, जेनेट, कैसी और होप तो चली जाती है, बट स्कॉट वहाँ पर रह जाता है क्योंकि किंग ने उसे रोक लिया था। और अब किंग उससे फाइट करने लगा, जहाँ पर भले ही किंग का सूट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था, बट फिर भी वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और वो स्कॉट को ऑलमोस्ट मार ही देता है कि तभी उस पोर्टल में से होप वापस आ जाती है। और अब होप और एंटमैन मिलकर उसे उसी तरीके से उस एडवांस टेक्नोलॉजी में फंसा देते हैं जिस तरीके से जेनेट ने उस इंजन कोर को फंसाया था। और किंग अब उसी में फंसा रह जाता है। अब फिलहाल के लिए तो इस मूवी में हमें किंग की डेथ ही दिखाई गई है, बट ये वापस भी आ सकता है किंग डायनेस्टी में। इसके बाद स्कॉट और होप भी उस पोर्टल के थ्रू अपने घर पर वापस पहुंच जाते हैं और अब स्कॉट वापस से अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। और यहीं पर हमारी पूरी स्टोरी एंड हो जाती है। और अब हम बात करते हैं इसके पोस्ट और मिड क्रेडिट सीन्स की, जो कि पूरी मूवीज के सबसे हाईलाइट और इम्पोर्टेंट सीन्स हैं। हमें किंग के सबसे पावरफुल वेरिएंट स्कारलेट सेंचुरियन, इमोर्टस और रामाटूट आपस में बात करते हुए देखेंगे, जहां पर स्कारलेट सेंचुरियन रामाटूट को बता रहा होता है कि किंग अब नहीं रहा, जिस पर रामाटूट काफी ज्यादा शॉक्ड होकर उससे ये पूछता है कि क्या तुम श्योर हो। जिसके बाद स्कारलेट सेंचुरियन बोलता है अगर मैं श्योर नहीं होता तो मैं यहाँ पर आता ही नहीं। उसके बाद इमोर्टस भी वहाँ पर आ जाता है और अब ये तीनों मिलकर एक बैटल ग्राउंड की तरफ जाने लगते हैं। उसके बाद तीनों बोलते हैं कि जिसने भी ये किया है उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और फिर हम उस बैटल ग्राउंड के चारों तरफ ऑडियंस को देखते हैं, जहाँ पर किंग ही किंग के कई सारे अनगिनत वेरिएंट्स थे। और यहाँ पर ये मिड क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन यानी कि एंड क्रेडिट सीन की, जहाँ पर हमें किंग का एक और वेरिएंट विक्टर टाइमली दिखाया जाएगा। और ये दरअसल अपने नाम का एक शो चला रहा होता है, जिसकी ऑडियंस में हम लोकी और मोरबियस को भी देखते हैं। और लोकी विक्टर टाइमली को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भले ही ना करो।